नमस्कार। आज हम विज्ञान और अध्यात्म, एक इंजीनियर की उड़ान के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह स्रोत असल में एक व्यक्तिगत यात्रा का ब्यौरा है। हाँ, जिसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और साथ ही आत्मखोज और अध्यात्म, ये सब धागे आपस में गुंथे हुए दिखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है उन खास पलों, उन विचारों को समझना जिन्होंने लेखक की सोच और उनके करियर को, कह सकते हैं, एक दिशा दी। हाँ, और ये देखना कि कैसे वो थ्योरी वाला ज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जो अंदर की आवाज होती है, वो सब कैसे जुड़ता गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती सेंट जोसेफ कॉलेज से। लेखक याद करते हैं कि वहां प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति थे। हाँ हाँ, उन्होंने ही इन्हें सबसे पहले उप परमाणु भौतिकी मतलब सब एटॉमिक फिजिक्स से मिलवाया। ये उनके लिए एकदम नया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, इसका असर काफी गहरा पड़ा। जैसे उन्होंने सीखा पदार्थों के अर्ध जीवन काल, मतलब हाफ लाइफ के बारे में। हाँ, वो समय जिसमें किसी चीज के आधे परमाणु खत्म हो जाते हैं। सही कहा। और रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया, इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं जो दुनिया की एक ठोस निश्चितता होती है ना, उस पर सवाल खड़े कर दिए। शायद यहीं से वो विज्ञान और आध्यात्मिकता वाली बात शुरू हुई कि क्या ये वाकई अलग है। हाँ, उन्होंने पाया कि विज्ञान ज्यादातर कैसे का जवाब देता है, कोई चीज कैसे काम करती है। और अध्यात्म, वो शायद ये समझने में मदद करता है कि इस बड़ी सी दुनिया में हमारी जगह क्या है। ये दिलचस्प है कि उन्हें अपनी साइंस की दुनिया और पिता से मिली आध्यात्मिक विरासत वो करीब आती महसूस हुई। हाँ, मतलब गणित और फॉर्मूले अपनी जगह थे, पर जो अनुभूति है, जो अंदर की खोज है, उसका भी महत्व था। विज्ञान जैसे बाहरी मशीनरी समझा रहा था और अध्यात्म अंदर का रास्ता दिखा रहा था। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। इंजीनियरिंग के लिए वो बताते हैं कि वहां हैंगर में दो पुराने इस्तेमाल ना हो रहे विमान खड़े थे। हाँ, उन्हें देखकर बस मन में उड़ान भरने की एक जबरदस्त इच्छा जागी। ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। सही कहा। जैसे लगा कि बस यही जीवन का लक्ष्य है। और वहां उन्हें कमाल के शिक्षक मिले। प्रोफ स्पॉन्डर थे, जिन्होंने वायु गतिकी सिखाई। एरोडायनामिक्स। हाँ, फिर प्रोफ के वी पंडलाई, जिन्होंने एरो स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ाया, और प्रोफ नरसिम्हा राव, सैद्धांतिक वायु गतिकी में। इन गुरुओं ने, कह सकते हैं, उनकी इच्छा को और हवा दी। और वो पूरी तरह इस फील्ड में डूब गए। अलग अलग विमानों की डिजाइन, उनकी गतिकी, हवा कैसे काम करती है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक जुनून बन गया। बिल्कुल। पर MIT का समय सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। हाँ, वो दौर था जब नेहरू जी वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट और डेवलपमेंट पर बहुत जोर दे रहे थे। तो लेखक ने भी विज्ञान की दुनिया को और गहराई से जानना शुरू किया। लेकिन ये उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल भी रहा होगा, क्योंकि उनकी परवरिश तो रामेश्वरम के धार्मिक माहौल में हुई थी। हाँ बिल्कुल, ये एक चुनौती थी, इन दो दुनियाओं में संतुलन बनाना। और यहीं पर वो विज्ञान और अध्यात्म के संगम वाली बात फिर सामने आती है। उन्हें ये महसूस हुआ कि ज्ञान सिर्फ बाहर से, मतलब हमारी इंद्रियों या मशीनों से ही नहीं मिलता। सही। आध्यात्मिक सच्चाई के लिए अंदर झांकना जरूरी है, अंदरूनी खोज जरूरी है। उन्हें सबूतों और फार्मूलों की विज्ञान दुनिया को तो अपनाना ही था। हाँ, वो तो जरूरी था, पर साथ ही अपनी वो आध्यात्मिक समझ भी बनाए रखनी थी। तो ये एक तरह की दोहरी यात्रा चल रही थी, बाहर की दुनिया की खोज और अंदर की दुनिया की खोज। डिग्री के बाद वो पहले DTD&P गए, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, एयर। हाँ, और फिर बैंगलोर में ADE मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पहुंचे, और यहाँ उन्हें अपने करियर का पहला बड़ा चैलेंज मिला। हाँ बिल्कुल। उन्हें एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाने वाली टीम को लीड करने को कहा गया। इसका कोड नेम नंदी था, और तकनीकी भाषा में ये एक ग्राउंड इफेक्ट मशीन यानी GEM थी। और ये चैलेंज क्यों था, मतलब क्या दिक्कतें थीं? दिक्कत ये थी कि भारत में इस टेक्नोलॉजी पर पहले कोई खास काम हुआ ही नहीं था। न कोई पुराना लिटरेचर था, न कोई एक्सपर्ट, न कोई तय मानक, कुछ नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक था, एक उड़ने वाली मशीन बनानी है, वो भी लगभग स्क्रैच से। बाप रे! तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पहले कई महीने तो टीम ने सिर्फ ये समझने में लगाए कि भाई शुरू कहाँ से करें। फिर लेखक ने फैसला किया कि ठीक है, जो भी हार्डवेयर अपने पास है उसी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई है ना, शायद संगठन के अंदर से भी कुछ सवाल उठे। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग प्रोजेक्ट की जरूरत पर और यहाँ तक कि उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे थे, और ऐसे में थोड़ा आत्मसंदेह भी आया। अच्छा। हाँ, जैसे छोटे शहर की पृष्ठभूमि, थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव, शायद अपने शहरी साथियों के बीच थोड़ा अलग महसूस किया होगा। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये चुनौती असल में एक पुश है, एक धक्का है आगे बढ़ने के लिए। ये कुछ वैसा ही अनुभव था जैसा MIT में हुआ था,
जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, और उन्होंने 2 रात जागकर उसे दोबारा बनाया था। उस अनुभव ने उन्हें बहुत लचीला बना दिया था, रेजिलिएंट। तो यहाँ भी आलोचनाओं के बावजूद वो और उनकी टीम चुपचाप अपने काम में लगे रहे। बिल्कुल, और धीरे धीरे वो हॉवरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप शक्ल लेने लगा। शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि जो आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ बिलीफ, हाँ, वो अंदर की चीज है, उसे कोई बाहरी आलोचना छीन नहीं सकती। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अलग अलग ज्ञान प्रणालियों को, मतलब वैज्ञानिक तर्क और आध्यात्मिक या अंदर की आवाज को एक साथ लाने की। और साथ ही ये कहानी है दृढ़ता की, आत्मविश्वास की, जिसके दम पर मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को पार किया जा सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के शुरुआती अनुभव, आपका अंदरूनी विश्वास और शायद वो विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन, ये सब मिलकर बाहरी दुनिया में इनोवेशन और लीडरशिप की नींव डाल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर लाता है कि किसी की भी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना लगे, वो कैसे उसके काम को, उसकी सोच को अनोखे तरीकों से बेहतर बना सकती है। खासकर तब जब उसे बिना किसी बने बनाए रास्ते के एकदम शून्य से शुरुआत करनी हो। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।